कहाँ तक सिखाया मैंने आपको लास्ट लेक्चर बोलो? ऑरेंज हाउस। मैम हमने लास्ट लेक्चर पे डाउट्स किए थे सर, जेई एडवांस की एक्सरसाइज के। ओके। हाँ, और मैम ये टाइम पे भी हम लोग ने, मतलब लास्ट टाइम हम लोग ने सिर्फ सिंगल वाले किए थे। ये टाइम आई थिंक डबल का भी कर सकते हैं ना मैम? हाँ बट अभी पढ़ा लेती हूँ ना आपके डाउट के, तो मैंने कुछ वीडियो शेयर किए थे आपके ग्रुप में, फिर उसके बाद में याद है आपने जो रेड हाउस की शेयर की जिसमें मोर देन वन चॉइस वाले मेरे को मिले, पर सिंगल आंसर करेक्ट नहीं मिल रहे मुझे। तो सिंगल आंसर करेक्ट तो तुम्हारे ग्रुप में करवाया मैंने। उसमें थोड़े 2-3 बच गए पूरा थे। मैम। तो मैंने आपके पास रेड हाउस के किए थे, उसमें मोर देन वन मिल गए आपको, राइट? हाँ, मोर हाँ देन वन मिल गए और इंटीजर टाइप भी मिल गए। हाँ तो अभी एडवांस में और क्या डाउट पेंडिंग है आपके? हम 3 डाउट्स हैं सिंगल टाइप करेक्ट में। तो मैं और एक हाँ। वीडियो ब्लू हाउस का शेयर कर देती हूँ जिसमें सिंगल टाइप के डाउट्स किए, ठीक है? ओके मैम। वो भी शेयर कर देती हूँ। और फिर भी डाउट्स है तो आज अभी पूरा लेक्चर तो डाउट में, मोल कंसेप्ट में के डाउट में क्यों डालूं मैं? आई विल स्टार्ट विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज टुडे। ओके, आज का लेक्चर पढ़ाने दो, आप ये वीडियोस देखो। अगर फिर भी आपके डाउट है तो अगले लेक्चर से कुछ एंड में वगैरह ऐसे टाइम अलॉट करके करते रहेंगे। Did you give the test yesterday, मोल कंसेप्ट का डीपीपी? मैम वी हैव ऑन सैटरडे आई थिंक अच्छा, ऑरेंज हाउस। हाँ मैम। ऑरेंज हाउस का सैटरडे को है। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम मेरा मतलब मैं तो ब्लू हाउस में हूँ, पर मेरे को मतलब मैं अटेंड कर रहा हूँ लेक्चर। तो मैम ओके। जो टेस्ट के जो डाउट है वो आपको मैं भेज सकता हूँ ना व्हाट्सएप पे? हाँ बेटा, वो तो हाँ, बाद में क्योंकि मेरा डिस्कस होगी। केमिस्ट्री में हाँ मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा कम आ गया। हाँ हाँ, कर सकते हैं वो बाद में। हाँ मैम। तो ऑरेंज हाउस विल अपीयर दिस वीक फॉर द टेस्ट, राइट? डीपीपी। तो कोई नहीं, 20 क्वेश्चन की टेस्ट है आपकी, +4 - 1 मेंस पैटर्न में ही ये टेस्ट रहेगी, ठीक है? तो आज हम क्या करते हैं, आई स्टार्ट विथ न्यू यूनिट। मैं नया यूनिट आज स्टार्ट कर रही हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट कर लेते हैं। यस मैम। ओके, दिस इज व्हाट वी डू टुडे। और होल कंसेप्ट के डाउट में ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर आपको दे दिया है, ठीक है? अभी ये कुछ वीडियोस आपके साथ डाउट्स के शेयर कर लूंगी, आई थिंक उससे हो जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है? फिर भी अगर नहीं हुआ तो आप मुझे अगले बार पूछ लो। ओके, ऑल क्लियर? सो वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। So this is nothing but we are going to discuss classification of elements in this topic, and let us first understand some historical development in classification of elements. तो ये टॉपिक स्कूल में सभी को करवाया जाता है, और जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसमें से भी बहुत कुछ आपको ऑलरेडी पता है। थोड़ा बहुत एडिशन होगा जो मैं यहाँ पे कर दूंगी। So let us quickly finish with this historical development and start learning the main periodic form from today on itself, that is your modern periodic table. तो historical development में अलग अलग तरह से as the chemistry started getting developed, the scientists started classifying the elements known at that time in different manner, different ways. तो उसमें सबसे पहला वेरी प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन जो था वो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वी क्लासिफाइड एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने क्लासिफाई किया। और जो एलिमेंट्स, ये क्लासिफिकेशन फेल क्यों हुआ? विद द डिस्कवरी ऑफ सम एलिमेंट्स व्हिच विल शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, जिनको हमने मेटलॉइड कहा। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में now see all these classifications now that I will discuss, they are given
much before the discovery of electron. तो पहला major attempt of classification was Dobereiner's law of triads. तो इसका approximate time 1829 है. तो जब भी ये classification दिया गया था, now atomic structure is over with you, so you are understanding कि उस time पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे. तो ये सारे जो अर्ली क्लासिफिकेशंस है, दे आर यूजुअली मेनली बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट. ओके, एज एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट ही तभी डेवलप नहीं हुआ था. So all these classifications are mainly taking into consideration atomic masses of the element. So let us understand this Dobereiner's law of triads. इसमें triads क्या है? What is triads? We define triads as a group of three elements possessing similar chemical properties. तो triads का मतलब होता है group of three elements possessing similar properties. And while arranging, he has arranged in a particular manner कि हमेशा जो atomic mass of the middle element है, that is arithmetic mean of first and last. ऐसे करके whatever were the elements he has arranged them in triads. अभी Dobereiner के triads fixed है. So I am giving you some elements which are Dobereiner's triads. तो triads पे क्वेश्चन आया तो you must know what are Dobereiner's triads. तो lithium, sodium, potassium is one such triad. इसमें lithium 7 है, sodium 23 है और potassium 39 है. And 7 plus 39 upon 2 is 23. This calculation. Chlorine, bromine, iodine is the next triad. Halogen family से भी triad है. Alkaline earth metal से calcium, strontium and barium is the next triad. Then sulfur, selenium, tellurium is the next triad. This is from oxygen family. Phosphorus, arsenic, antimony is from nitrogen family. तो ये जो triads है, इन सब में atomic mass of the middle element is almost going to tally as arithmetic mean of first and last. फिर उसने और भी एक तो triads दिए, but they are not truly triads. मतलब इनमें atomic masses of the middle element almost same है of the first and last, difference नहीं है. तो he gave as a triad iron, cobalt and nickel. इसमें तीनों का atomic mass same है. It is not coming as arithmetic mean of first and last. ये पहले सारे जो triads है, उनमें mass of the middle element comes as arithmetic mean of first and last. फिर ये जो last के दो तीन triads में अभी दे रही हूँ, he gave them as a triad, but his law जो उसने दिया था कि मास वाला मिडल का मास फर्स्ट एंड लास्ट का अरिथमेटिक मीन होगा, वो ये तीनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये तीनों के प्रॉपर्टीज जरूर सेम है. So all these three triads that I am giving you at the end, okay, individually they do have similar properties, but they are having nearly same atomic mass. So
they are different than his initial trials. तो ये है आपका डोबेराइनर्स ट्रायल्स। अभी इस क्लासिफिकेशन का मेन ड्रॉबैक क्या है? दिस क्लासिफिकेशन was not applicable to all the elements known at that time. तो उस टाइम पे जो भी सारे एलिमेंट्स नोन थे, ये क्लासिफिकेशन उन सब के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। बट क्या क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स हैव सम रिलेशनशिप विथ their atomic masses. उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, आई एम जस्ट नेमिंग इट एज एनसीईआरटी भी इसको बस मेंशन करता है, द टेल्यूरिक हेलिक्स। आप इसके लिए गूगल कर सकते हो, इसका पिक्चर गूगल में देख सकते हो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट इज अ हेलिक्स? टेल्यूरिक हेलिक्स 16 वर्टिकल लाइंस सिलेंड्रिकल फॉर्म में ड्रॉ किए, और हेलिकल पैटर्न का मतलब है कॉइल्ड पैटर्न, जैसे डीएनए का पैटर्न होता है वैसे हेलिकल फॉर्म में दिस साइंटिस्ट अरेंज्ड the elements on this helical cylinders, and he observed that the elements which are having similar properties, okay, they are differing with atomic masses of 16 or multiple of 16. तो टेल्यूरिक हेलिक्स में कुछ ऑब्जर्वेशन उसको ये हुआ कि 16 से एटॉमिक मास चेंज होता है तो प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। Again, this classification was not accepted as this was not, followed by all the elements which were known at that time. So this was in between a kind of classification which was very difficult to understand also and difficult to follow also, and all the elements could not be arranged in this way. Immediately after this telluric helix which was given, the next classification was Newland's law of octave. तो ये शायद स्कूल में डिस्कस होता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मैम टेल्यूरिक हेलिक्स एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। टेल्यूरिक हेलिक्स में किया क्या है उसने? टेल्यूरिक हेलिक्स में ओके, he took a vertical cylinder with 16 equidistant line। तो एक वर्टिकल सिलेंडर और जिसके ऊपर 16 इक्विडिस्टेंस लाइन उसके सरफेस पे ड्रॉ किए, और ये लाइंस पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए, एंड इनको एट 45 डिग्रीज पे हेलिक्स बना दिया। सो हेलिक्स इज अ सिलेंड्रिकल पैटर्न या डीएनए जैसा कॉइल्ड पैटर्न, इसको हेलिक्स कहते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा कि टेल्यूरिक हेलिक्स आप टाइप करके गूगल करो, आपके सामने डायग्राम आ जाएगा। ये हेलिकल पैटर्न इतना ड्रॉ करना जरूरी ही नहीं है, इसको ज्यादा समझना या डिटेल करना, इसके लिए नहीं ड्रॉ कर रही। सो जस्ट गूगल टेल्यूरिक हेलिक्स, व्हाट आई एम टॉकिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ योर आईज। मैम इसमें क्या एटॉमिक मास चेंज रहता है? एटॉमिक मास से ही तो उसने ये एक पैटर्न ड्रॉ किया और फिर इसके एक्सिस में एलिमेंट्स को प्लेस किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट वही एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ऑन दिस हेलिक्स, एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड दैट द एलिमेंट्स व्हिच डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर in the atomic masses of 16 or multiples of 16 were falling in the same vertical line. तो he said कि ये जो same vertical line में आ रहे हैं शायद इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। तो कुछ कुछ के पाए गए 16 मास के डिफरेंस में प्रॉपर्टीज सिमिलर, बट सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, couldn't apply to all the elements which were known at that time. कैसे दिखता था अरेंजमेंट? अगेन आई रिपीट, जस्ट गूगल इट आउट। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है?
The elements were arranged in order of increasing atomic masses, and the eighth element was having the same property to that of the first one, just like the octave in the music. ये था आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. Every eighth element will have the same property as that of the first one. और इसमें उसने क्या किया, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पैटर्न्स में अरेंजमेंट देने की कोशिश की. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिखा रही हूं. अगेन इसका ड्रॉबैक क्या है, जो भी एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम थे, ऑब्वियसली ही कुडंट क्लासिफाई ऑल ऑफ देम, वो सबको क्लासिफाई नहीं कर पाया. एंड दिस क्लासिफिकेशन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव work only till calcium. So I'm just giving you Newland's law of octave and the arrangement that was done by Newland. He was a British scientist और इसका classification around 1865 में आया है. Again, what you see in this classification, so there is lithium, there is beryllium, there is boron, there is carbon, there is nitrogen, there is oxygen, there is fluorine. And the next element is sodium. So what is clearly missing in Newland's octave is inert gas. Neon. Inert gas क्यों missing है? क्योंकि they were not discovered. Inert gas की जो discovery है वो बाद में हुई है. ये classification के बाद में हुई. और ये मैं कैल्शियम पे रुक गई. Actually अगर original papers अगर आप न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के देखोगे तो उसने कैल्शियम के आगे भी एलिमेंट्स लिख रखे हैं उसमें, बट उसमें फिर प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं होते. तो उसने कैल्शियम के आगे क्रोमियम टिटानियम वगैरह रखा है. एंड देन यू अंडरस्टैंड व्हेन आई एम पुटिंग क्रोमियम और टिटानियम हियर, इट्स मीनिंगलेस, एज बोरॉन डजंट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमियम, कार्बन डजंट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ टिटानियम. सो हिज ऑक्टेव जो दिया है और जो एलिमेंट्स है वो इससे थोड़े ज्यादा है. But actually it works only till this. जो properties repeat हो रहा है in an octave pattern, they are happening only till calcium. हाँ, एक और बोल सकते हैं उसका ड्रॉबैक. आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी मेरे साइड. और लिमिटेशन ये है कि inert gases were not included, है नहीं इसमें. और दूसरा लिमिटेशन ये है कि beyond calcium, okay, प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन ऑब्जर्व नहीं होता है. We can't see repetition in the property beyond calcium. Ma'am, but after calcium, he did put all the elements in the table. Not all. इसके आगे कैल्शियम के आगे थोड़े से और एलिमेंट्स उसने पुट किए. Not all the elements which were discovered at that time. So again, all the elements were not put. As at that time, उसने मतलब इसके आगे और 10-12 elements उसने लिख दिए थे. But elements known at that time were much more than that. So not able to incorporate all the elements remains as a drawback. Not having inert gases remains as a drawback. And not working beyond calcium remains as a drawback. So this is what is your Newland's law of octave and its classification. इसके आगे का जो classification है वो Lothar-Meyer curve है. So there is a graph which I am going to show you, and this classification is done by plotting a graph. ये graphical manner में एक classification हमको समझना है. Done by a scientist Lothar-Meyer. तो इसको कहता है Lothar-Meyer curve. Maybe ये स्कूल में नहीं सिखाया है.
तो अभी इस क्लासिफिकेशन में किसका ग्राफ है? y एक्सिस पे लोथर-मेयर प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम. So let us understand what is the meaning of atomic volume. How can we calculate atomic volume? तो जो atomic volume होता है, that is a gram atomic mass of an element. जो atomic mass होता है उसको density से divide करना है. And then this is what you get is atomic volume. तो अगर डेंसिटी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में है, आपका ग्राम एटॉमिक मास ग्राम्स में है, तो एटॉमिक वॉल्यूम जो हमको मिलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब में मिल जाएगा. So I will show you this graph जिसमें on y axis we are plotting atomic volume, which is calculated this way. The unit of atomic volume will be in centimeter. And on x-axis, we are having atomic mass in AMU. Lothar-Meyer curve is a graph of atomic volume versus atomic masses. Now I'll show you what kind of graph we get. कैसे टाइप का ग्राफ हमको मिलता है. Let us understand that. तो ये जो लोथर-मेयर कर्व हमको मिलता है, it starts something like this. So something like this, the curve is. Now, I will place the elements now in the curve. And when I am placing the elements now in the curve, there are some observations. The elements having similar properties are in the same position of the curve. तो जिनके properties same हैं, उनकी पोजीशन कर्व पे सेम है. तो जो पीक्स है, पीक का मतलब क्या हो जाएगा? पीक का मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम. तो मैक्सिमम वॉल्यूम पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल का होता है और इन अल्कली मेटल्स को पीक पे प्लेस किया गया है. सो ऑल अल्कली मेटल्स आर एट द पीक. सो द ग्राफ बिगिंस विथ लिथियम हियर, and there is sodium here, and there is potassium here, and there is rubidium here, and there is cesium. So alkali metals are at the peak of the curve. जो alkaline earth metal है, they are on the descending part of the curve. तो कर्व का ये जो पार्ट है ये ascending है, ये जो पार्ट है वो descending. तो जो डिसेंडिंग पार्ट है उसमें हमको प्लेसमेंट ऑफ अल्कली मेटल दिखती है. तो बेरिलियम इज हियर, मैग्नीशियम हियर, देन कम्स योर कैल्शियम, strontium, and here is barium. So
So again, alkali metals have some similarity in the position. They are on descending part of the curve. जो halogens है, they were seen on ascending part of the curve. तो halogen की position ascending पे है, तो ये हो गया ascending. So the fluorine is here, the chlorine is here, bromine is here, iodine is here. So this is what is ascending part of the curve. तो ये इतने फैमिलीज, 3 फैमिलीज के पोजीशंस जो है वो सिमिलर पार्ट ऑफ द कर्व में है. ये छोड़ के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, दे आर लाइंग एट द बॉटम ऑन द ब्रॉड मिनिमास ऑफ द कर्व. तो नीचे जो मिनिमा है, तो ये आपकी मिनिमा है. एंड व्हाट यू सी in the minima, transition metal, your iron, first transition series, your iron, cobalt, nickel, copper, zinc, ये यहाँ पे at the minimum. आपके second transition series के molybdenum, ruthenium, rhodium, you will see here and so on. यहाँ पे obviously क्या आएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह आएंगे. तो ऑब्जर्वेशन ये था कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो मिनिमा पे है, एट द बॉटम. What he said, the atomic volumes of the elements changes periodically in a period. It initially decreases and then increases with broad minima. तो किसी भी पीरियड में एटॉमिक वॉल्यूम इनिशियली डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है विद द ब्रॉड मिनिमा. मैम ग्राफ एक बार और एक्सप्लेन करो ना प्लीज. तो ग्राफ में बेटा एटॉमिक वॉल्यूम है, यहाँ पे एटॉमिक मास है. तो इसका मतलब लिथियम का वॉल्यूम तुमको यहाँ पे दिखेगा, मास यहाँ पे दिखेगा. ये पॉइंट समझ में आया. ऑब्वियसली मासेस बढ़ते जा रहे हैं बट वॉल्यूम बढ़ते नहीं जाता. हर पीरियड में देयर इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम व्हिच इज फॉर अल्कली मेटल्स. सो ऑन द पीक यू सी अल्कली मेटल्स. योर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑन द डिसेंडिंग पोर्शन. तो आपका वॉल्यूम का चेंज क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो इन अ पीरियड डिक्रीज होता है एंड देन इंक्रीजेस विद ब्रॉड मिनिमा. ये ऑब्जर्वेशन है एटॉमिक वॉल्यूम का, जो कि आपको कर्व में दिख रहा है. किसी भी फैमिली में, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इज वन फैमिली, वन ग्रुप. तो किसी भी ग्रुप में क्या हो रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस इन अ ग्रुप. And then these are the elements that will exhibit similarity in the property. जो लोथर-मेयर कर्व है, okay, mainly physical properties में correlation करता है. तो physical properties are also changing in periodic manner. Melting point, boiling point, density, ये सारे properties जो element के होते हैं वो भी पीरियोडिक मैनर में चेंज हो जाते हैं. तो ये उसके ऑब्जर्वेशंस थे. एंड बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ही प्रपोज्ड अ लॉ. ही सेड कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. और ये जो लॉ उसने दिया, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसने उसमें सिर्फ ऐड किया कि physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. But जो लोथर-मेयर का conclusion था वो ये था कि physical properties of the elements are periodic functions of their atomic weights.
मैम हाँ बोलो बेटा। मैम फिर ये डिस्कार्डेड है कि इसको भी मतलब इम्पोर्टेंस है कुछ? Discarded मतलब as we went on doing more development in classification, the next classification is better than this. So obviously we never use this, but we went for the next classification. इसमें क्या दिक्कत है? इसमें एक तो ग्राफ ड्रॉ करना tedious है, और ग्राफ पे अगर इसमें मुझे आज 118 एलिमेंट्स को प्लेस करना है, am I going to remember the position on the graph of all 118 elements? Impossible. तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ही नहीं। और दूसरा ये एटॉमिक मास पे है, जो आगे चल के फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं। एटॉमिक मास इज नॉट द वन। थोड़ी ना आज हम यूज कर रहे हैं, वो हिस्टोरिक डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें मैं इसको अकाउंट कर रही हूँ। दिस वाज वन ऑफ द वे somebody classified an element. इतना छोटी, इसका इम्पोर्टेंस कुछ नहीं। हाँ समझा। मैम एटॉमिक मास से एएमयू क्यों गिवन है? आपने ऊपर तो ग्राम्स में लिया ना। वो वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे किया वो दिखा रही हूँ। So how does atomic volume was calculated? What I showed you up. What is actually the graph? Actual graph में atomic masses नीचे AMU में है। You say you take it in gram. It doesn't matter. ये भी कैलकुलेशन करके दिखाया है। अगर लिथियम का एटॉमिक मास 7 AMU है, तो 1 मोल ऑफ लिथियम का ग्राम एटॉमिक मास 7 ग्राम होता है। हाँ। तो दोनों में कोई फर्क है नहीं, नंबर 7 ही रहता है। हाँ। ये भी पता है तुमको। बट आई एम गिविंग यू दैट व्हाट लोथर मेयर डिड। अच्छा हाँ ठीक है। तो उसने एएमयू में प्लॉट किया, तो मैंने एएमयू में दिया। लॉजिकली स्पीकिंग एएमयू लिखो या ग्राम्स लिखो, नंबर तो नहीं बदलता, हमको पता है। हाँ तो सेम ही रहेगा दोनों, नंबर सेम रहता है, तो फर्क कुछ नहीं है। बट ही डिड इट इन एएमयू, सो आई एम गिविंग यू इन एएमयू, बिकॉज इफ यू हैव टू सिलेक्ट आंसर कि लोथर मेयर कर्व इज व्हाट वर्सेस व्हाट एंड यू राइट ग्राम एटॉमिक मास, यू विल बी गिवन रॉन्ग। यस मैम। So we have to do what is the historic fact. जैसे डोबेराइनर स्ट्रैट पे क्वेश्चन आता है, तो मैं अपने मन से 3 एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको नहीं लिख सकती, क्योंकि वो समथिंग हिस्टोरिक है। जिसने बनाया है उसके जो 3 है वो मुझे याद रखने हैं। हम हमारा लॉजिक और एनालिसिस नहीं यूज कर सकते। समझ में आया? जब भी हम हिस्टोरिक डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं ना, इट इज एग्जैक्टली वी हैव टू डू व्हाट इज टोल्ड टू अस इन हिस्ट्री। ठीक है बेटा? हाँ थैंक यू। तो ड्रॉ कर पाए? सबने लिख लिया इसके पॉइंट्स? एक मिनट मैम, एक मिनट। तो इसके जो 4 पॉइंट्स मैंने 4-5 पॉइंट्स आपको बताए, वो भी लिख लो इसके बेटा। मैम डिसेंडिंग साइड पे सब एल्कली अर्थ मेटल्स रहते हैं ना? हाँ बेटा, पहला पॉइंट मैंने ये बताया। मेन पॉइंट क्या है? द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर इन द सेम पोजीशन ऑफ द कर्व। और इसको इलैबोरेट करने के लिए मैंने 3 फैमिलीज डिस्कस किए। Alkali metals are at the peak of the curve. मैं वापस रिपीट करूँ ना? Alkali metals are at the peak of the curve. Next point. Alkaline earth metals
are at the descending part of the curve. Next point, halogens are at the मैम फर्स्ट पॉइंट रिपीट कीजिए ना प्लीज। क्या कर रहा था तू जब भी मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला? मैम इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा स्लो चल रहा है तो आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। तो ऐसे तो मैं कभी पूरा कर ही नहीं पाऊंगी, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, I make it fast. The elements having similar properties are in the same position of the curve. And under this we write alkali metals are at the peak of the curve. And next will be alkaline earth metals are at the descending part of the curve. Halogens are at the ascending part of the curve. Most of the transition elements are lying in the broad minima of the curve. Then the next point, the atomic volume of the element changes periodically in a period. तो ये सबको समझ में आ रहा है क्या? आपका सपोज थर्ड पीरियड है तो सोडियम से स्टार्ट होता है और वो कहीं अर्गन पे खत्म होता है। तो पहले आपका एटॉमिक वॉल्यूम पीरियड में डिक्रीज होता है, फिर एक ब्रॉड मिनिमा है और अगेन आपका एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दिस वे is the trend in atomic volume. First it decreases, then there is a broad, the minima becomes more broader here. So there is a broad minima and then the volume will increase. मैम लास्ट पॉइंट क्या था? So the second point that I'm making you write, the atomic volume of the elements changes periodically in a period. It initially decreases and then increases with मैम उसी में कंटिन्यू करना है ना? हाँ बेटा, it initially decreases and then increases with broad minima. Next point.
The atomic volume increases in a group. तो आप किसी भी ग्रुप में देखना, फ्लोरीन का वॉल्यूम इधर है, क्लोरीन इधर है, ब्रोमीन इधर है, आयोडीन इधर है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम शुड बी हियर. तो आपका एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो इन अ ग्रुप इंक्रीज होता है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम, सीजियम. So atomic volume increases in a group. And these are the elements with similar properties. And these are the elements with similar properties. And the main last point जो इसका observation था, many physical properties of the elements of the elements are periodic functions and then you can copy this law. This is what is your Lothar-Meyer's curve. The next classification was Mendeleev's periodic table. Again, Mendeleev's periodic table I am not drawing. आपको स्कूल में आपने देखा होगा. तो Mendeleev's periodic table में first advantages जितने elements थे discovered at that time, he had incorporated all of them. And his periodic table is based on a law which says physical and chemical properties of the elements are periodic functions of atomic masses.
जो उसका टेबल था, there were total 63 elements in his table. Inert gas were not included. तो कुछ फीचर्स मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के डिस्कस कर रही हूँ, which were ये मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको स्कूल में भी सिखाए जाते हैं. So this is something 63 elements were there in Mendeleev's periodic table, and inert gases were not included as they were not discovered. Whatever were the elements known, they were arranged in 7 horizontal rows called periods and 8 vertical columns. तो जो भी एलिमेंट नोन थे, they were arranged in 7 horizontal rows and 8 vertical columns called as groups. Then he left some vacant spaces for the undiscovered element and he predicted their properties. And these were found to be true and verified when these elements were discovered later. तो ये एक उसके पीरियोडिक टेबल का क्या था, मेरिट था. Then in his periodic table, जो आपके वर्टिकल ग्रुप्स है, they were further divided as A and B. उसमें रोमन A भी था, रोमन B भी था. कौन सी ग्रुप्स? A and B, 1A 1B दोनों थे. तो वर्टिकल ग्रुप्स को उसने नंबरिंग किया था, रोमन 1 to 8 और 1 to 7 में A और B था. Then जो lanthanides है, they were included. And even actinides were included. He called them as rare earths, but they were there as a part of his table. तो एडवांटेज अगर डिस्कस करना है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के, तो जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने देखी टिल वी सी मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो दिस इज मोस्ट सिस्टमैटिक एंड इजियर वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एवर डन. और उसने वेकेंट स्पेसेस भी छोड़े थे. तो ये उसके टेबल के मेरिट्स है. डीमेरिट्स में क्या आता है, आइसोटोप्स के लिए देयर इज नो प्लेस. As he is arranging the elements with their atomic masses, there should be proper place to place isotopes that you cannot see in Mendeleev's periodic table. ये इसका डीमेरिट है. और डीमेरिट ये है कि some of the elements are wrongly placed, though their atomic weights are larger. तो जिनके atomic weight are larger or more, they are placed before the element who has lesser atomic weight. जैसे अर्गन और पोटेशियम है, अर्गन का मास 40 है, पोटेशियम का 39 है, but argon is placed before potassium, and like this many places this is happening. तो ये again उसके टेबल का डीमेरिट था. ये छोड़ के जो सब ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स है, they do not have similarity in the property. So elements with dissimilar properties were placed in one group and similar properties were placed in different group.
और इसका जो ग्रुप 8 था उसमें एट अ टाइम उसने 3 एंट्रीज किए थे, 3 एलिमेंट्स को प्लेस किया था। तो ये सारे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस है। एंड आई एम नॉट ड्राइंग दिस टेबल एज नॉट इम्पोर्टेंट। टेबल पे क्वेश्चंस कुछ नहीं आएंगे, मेरिट डीमेरिट और उसके ग्रुप्स और आपको पीरियड्स पता है तो दैट्स इट। यू कैन रिफर टू अ टेबल दैट वाज प्रिंटेड इन योर स्कूल टेक्स्ट बुक। अभी इसके आगे व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस, जब तक मेंडेलीव का ये पीरियोडिक टेबल अराउंड 1885 में दिया गया था, दिस टेबल द टाइम एट विच इट वाज गिवन was around 1885. After that you know कि atomic structure में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए Yes, and ma'am. इस कैथोड रे ट्यूब जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया आपका, उसी में एक्सरे भी डिस्कवर हो गया। Yes, ma'am. How we produce X-ray? When these fast-moving electrons are bombarded on a metallic plate, a X-ray is emitted. So there was another scientist, Moseley. He was working on these X-rays. He was belonging to Mendeleev's lab only. So he was knowing about Mendeleev's elements का classification. तो ये एक्सरे पे स्टडी कर रहा था। उसके एक्सपेरिमेंट्स में he bombarded high speed electrons on different metal surfaces and he obtained X-rays from that, and he tried to develop a mathematical relation between the frequency of the X-ray and atomic number. What did he observe? His observation is the root of frequency of the X-ray is directly proportional to atomic number. तो यहाँ पे जो न्यू है वो frequency of X-ray है। So you could see that the frequency of the X-ray emitted is directly proportional to atomic number. अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया atomic number versus frequency, तो ये exactly straight line आता है, exactly straight line आता है, like this. और यही एटॉमिक मास वाला प्लॉट किया तो उसमें अप एंड डाउन दिखता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? Now after this mathematical relation, okay, Moseley's experiments told us that the periodic arrangement of atom should be done more in accordance with the atomic number and not with accordance with the atomic mass. Can you please repeat? The periodic properties या periodic arrangements of the atom should be done more in accordance with its mass, with its number and not its mass. And जो properties है, they are mainly linked to electrons present. Properties of the elements are mainly decided by the electronic configuration, and in the chemical reaction, it is more mainly decided by the valence electron present. No, I didn't understand this point. Did you understood the equation that I have wrote on the board, beta? Yes, ma'am. तो ये frequency जो है वो metal से जो X-ray emit हो रहा है उसकी है, and it is related to atomic number. So his conclusion was, अगर हमको elements को arrange करना है, so it is more appropriate to arrange in order of atomic number and not atomic mass.
as properties are mainly linked to atomic number and not atomic mass. Your chemical reactions, electrons are involved and not the protons and neutrons which are there inside the nucleus. So it is more right to arrange the elements as per their number of electrons, as per their electronic configuration, was the point made by Moseley. And then he is the one who gave us modern periodic table. तो जिसको हम modern periodic table कहते हैं, it is given by the same scientist Moseley around 1913, 1913 पे हमको इसने modern periodic table दे दिया, which is having a law which says that the physical and the chemical properties of the elements are periodic functions of the atomic number. तो ये आपका मोस्ले का लॉ था. And now I teach you modern periodic table. इसको आपको याद रखना है. This is what is something important that you have to remember. So I'm clearing the board, and we will learn now about modern periodic table, historic development over. So everybody take a long book and 2 pages of the long book to be utilized at a time. Double page ले लो long book का, and I'll teach you how to draw a periodic table. Very essential for you to know position of the elements in periodic table. Very essential for you to at least draw it once to understand what it is. So now you see how much space you have, but definitely your each group, अगर proper long book है, तो maybe 1.5 to 2 centimeter broad आप ले सकते हो. और उसमें 8 horizontal blocks बनाओ. So this is your first group. बस इतना ड्रॉ करो, आगे कैसे जाना है मैं बताती हूँ.
Now your second group is exactly same as first group. मैम 7 पीरियड्स होने चाहिए ना? हाँ बेटा, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ड्रॉ करो। क्यों ड्रॉ करने को बोले 8 वो बताती हूँ मैं। तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एग्जैक्टली सेम है। हो गया यहाँ तक? यस मैम। अब इसके आगे ध्यान दो। इस लाइन से so this is your first period, this is your second, this is your third, this is fourth, this is fifth, this is sixth and this is seventh. ये क्यों है? This is the space to write the group name. ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो लाइन है यहाँ से अभी स्मॉल ग्रुप स्टार्ट होते हैं। How many in number? 10 vertical small groups. I have to draw 10 vertical small groups. 10 in number. मैम आपने थर्ड पीरियड पे कितने ग्रुप्स बोले उसके आगे? ये 10 वर्टिकल ग्रुप्स है। अगर इधर तुम 1 नंबर लिखोगे तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। So 1 2 3 4 5 6 7 8
ये 11 है और ये 12 है, और इसके आगे फिर से हमको बनाने हैं 6 टॉल ग्रुप्स। तो ये 12 तक स्मॉल, और उसके आगे जो 1 और 2 है ना, वैसे 6 टॉल ग्रुप्स। ये यहाँ तक 18 तक आएगा।
हो गया क्या? यस मैम। तो बोलो ना। तो अभी देखो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसका हमने एक बैकबोन बना दिया। अभी देखो, अभी जो भी मैं इसके आगे सिखाऊंगी, वी विल बी लर्निंग अबाउट द एलिमेंट्स, अबाउट their electronic configuration, their position. Okay, in the periodic table is very much linked to electronic configuration. और आपको ये पोजीशन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इन अकॉर्डेंस है, इसको याद रखना है। तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डू दैट? द इजीएस्ट वे टू डू दैट इज, ये जैसे अभी एम्प्टी पीरियोडिक टेबल अभी हमने ड्रॉ किया, वैसे और एक बार घर में ड्रॉ करो और इसके जेरोक्स निकाल के रख दो। मैम इसके एक एक एलिमेंट याद करने हो गया हमें। क्या बोल रहा है? इस टेबल के एक एक एलिमेंट याद करने हो गए हम लोग को। एलिमेंट याद नहीं करना है, उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन याद करनी है। ओके ओके मैम। एलिमेंट का गाना बना के रटने से कुछ नहीं होगा। आई रिपीट वंस अगेन, आई डोंट वांट एनी निमोनिक्स कि जिससे आप एलिमेंट का गाना बना के उसको रट लो, ये नहीं चाहिए। इफ somebody says carbon, then you must know that it is present in group 14 and second period. पोजीशन याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन से उसके प्रॉपर्टीज लिंक है। तो ग्रेजुअली होगी, स्ट्रेस नहीं करना है। बट मेथड क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो उसका मेथड ये है कि ऐसे एम्प्टी पीरियोडिक टेबल अभी और सिर्फ एक बार ड्रॉ करो और उसके जेरोक्स निकाल के रखो। फिर उसमें क्या करना, जैसे अभी जिस पैटर्न में मैं आपको एलिमेंट्स सिखाऊंगी, उस पैटर्न में आप एलिमेंट्स को पोजीशन करना सीख लो इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है? तो नाउ लेट अस गो अहेड and I teach you the position of elements in this periodic table. So see now, this is what is your modern periodic table, या Moseley's periodic table, which has 18 vertical groups and 7 horizontal periods, right? Everybody clear about it? ये vertical groups को we can name it from group 1 to group 18, जैसे मैंने नेम किया है। अगर हम ऐसे नेम करते हैं तो इसको कहते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग दिस ग्रुप्स। देयर इज वन मोर वे ऑफ नेमिंग दिस ग्रुप, और एक तरीका है इनको नेम करने का, एंड दैट इज केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम व्हिच इज यूजिंग रोमन नंबर्स। ये पहला ग्रुप 1A है और उसके बाद में ये 2A है। So it is Roman 1 to 8 numbers used and classified as A and B. So your group 3 is 3, but it is B. Your group 4 is 4B. This is 5B. This is 6B. This is 7B. जो 8B है, it is a name given to group 8, 9 and 10. ये तीन ग्रुप्स को मिला के 8B नेम दिया गया है। इसके बाद में this is 1B and this is 2B. Now again this is 3, but now A. So all tall groups are A and all short groups are B. फिर ये हो जाएगा 5A, ये आपका 6A है, ये 7A है, और ये 8A या 0 ग्रुप है। So you must know both the namings of the groups. आपको किसी एलिमेंट को, जैसे मैंने कार्बन कहा, तो कार्बन ग्रुप 14 में प्रेजेंट है, बट आई मस्ट नो ग्रुप 14 इज ऑल्सो ग्रुप 4A। ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो ये ग्रुप का नेमिंग सबको समझ में आया? Now let us talk about the first element of the periodic table.
Your first element of the periodic table is hydrogen, but hydrogen is not placed in any of the group. हाइड्रोजन को अलग से फर्स्ट पीरियड में प्लेस किया है, but it is not placed in any of the group. So हाइड्रोजन स्कूल के आपके periodic table में 1A में है, but hydrogen now is not placed in any of the group. It is placed very much in first period, but like this, it has its own unique position as its properties are not tallying with any of the members of the other group. तो हाइड्रोजन की पोजीशन यूनिक है. And after hydrogen, in the first period, we are having helium. There is hydrogen, then there is helium. So first period, only 2 elements are there. First period is called as shortest period with just 2 elements. Our second period begins here in first A group with lithium. Then there is beryllium. Then boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. So in second period, totally there are 8 elements, and this is called as short period. Our third period begins with sodium here, and then there is magnesium 12, aluminium 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, and argon 18. And in the third period also, there are just 8 elements. तो फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट कहते हैं और सेकेंड और थर्ड को शॉर्ट कहते हैं. Your fourth period is beginning here with potassium 19. So every period begins with a member in first A group. ये जो first A group है, इसको कहते हैं alkali metal group. So this is alkali metal family. So every period is beginning with the element present in alkali metal group, and every period is ending with the element present in inert gas. ये जो लास्ट ग्रुप है ये आपकी इनर्ट गैस फैमिली है. सो हर पीरियड का पहला एलिमेंट अल्कली मेटल का होगा and it will end with inert gas. So you must know all alkali metals. तो मैं alkali metals की पूरी फैमिली लिख रही हूँ. Potassium, then rubidium, then cesium, and then francium here. और inert gas की भी पूरी फैमिली लिख रही हूँ. As you must know, the period with which an element is beginning, the element with which a period is beginning, and it is ending. So here it is helium, neon, argon, then krypton, xenon, radon, and 118 unobtainium here. अभी जितने भी एलिमेंट्स में ब्लू कलर के पेन से लिखूंगी उतने आपको एट दिस स्टेज याद रखने हैं. जिसको याद नहीं रखना है मैं कलर चेंज कर दूंगी. मैम जेनॉन के नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है? रेडॉन. और उसका नंबर क्या है मैम? 86 है. 86 है बेटा. और मैम 118th एलिमेंट कौन सा है मैम?
उसका सिंबल है U कैपिटल देन स्मॉल u एंड O। ये नेमिंग में अगले लेक्चर सिखाऊंगी, इसको RUPSC नेमिंग कहते हैं। तो इसका नेम हो जाता है अन ऑक्टियम। We will learn this how to name them in RUPSC. तो फोर्थ पीरियड begins with पोटेशियम 19 है, उसके आगे कैल्शियम 20, और ये जो स्मॉल ग्रुप्स है उसमें एलिमेंट ऐड करना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम 21, टिटानियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, manganese 25, iron 26, cobalt 27, nickel 28, then comes copper 29 and zinc 30. ये स्मॉल ग्रुप्स में सबसे पहले एलिमेंट फोर्थ पीरियड से ऐड होना स्टार्ट होता है। तो अभी फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स कितने बनेंगे? जो थर्ड पीरियड के 8 थे वो तो है ही, बट ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये 10 एलिमेंट्स की सीरीज ऐड हो गई। तो टोटल एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड हो गए 18। Is this counting clear to you? Yes, ma'am. मुझे ये बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया? हाँ हाँ मैम। क्वांटम का। हाँ, तो वेरी गुड। तो दैट्स व्हाट आई नीड नाउ। देन फिफ्थ पीरियड में देखो, फिफ्थ पीरियड इज बिगिनिंग विथ रुबेरियम एंड इट इज एंडिंग विथ xenon। मतलब जितने फोर्थ पीरियड में एलिमेंट है उतने ही नॉर्मल के 8 और ये 10 एक्स्ट्रा। फिफ्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट्स हो जाते हैं 18। ये 1A के बाजू की जो फैमिली है इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देन देयर इज स्ट्रोंशियम हियर, देन बेरियम एंड रेडियम। So this is our alkaline earth metal family. फिर आपको ये वाली फैमिली भी याद रखनी है, ग्रुप 7A या 17। दिस इज हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन फैमिली में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन हियर, आयोडीन, एस्टाटीन। और अभी मैं नेम नहीं लिख रही हूँ, इसको मैं अगले लेक्चर सिखाऊंगी। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117, इनके नेम्स हम अगले लेक्चर सीख के लिख लेंगे। तो ये 4 फैमिलीज यू मस्ट नो। ये छोड़ के और एक फैमिली को नेम है एज अ फैमिली, ये जो ग्रुप 11 है यहाँ पे, इस फैमिली को कहते हैं कॉइनेज मेटल फैमिली। They were used to make currency coins. तो कॉपर के नीचे यहाँ पे है सिल्वर, उसके नीचे है गोल्ड, और उसके नीचे यहाँ पे 111 आएगा। तो ये आपकी कॉइनेज मेटल फैमिली है।
हम 5th पीरियड तक आ गए थे। 5th पीरियड में एलिमेंट्स कितने हो गए? 18। अभी 6th पीरियड में बोलो। मैम वो कॉइनेज के लास्ट पीरियड में क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर लिखा है सिर्फ 111। ये जो लास्ट पीरियड के एलिमेंट्स है इनका नॉमेनक्लेचर स्पेशल है जो अगले लेक्चर सिखाऊंगी मैं। अभी सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखा है मैंने। तो ये 6th पीरियड में 3rd बी ग्रुप में यहाँ पे स्कैंडियम के नीचे 5th पीरियड में होता है इट्रियम 39 और उसके नीचे यहाँ पे होता है लैंथेनम 57 और इस लैंथेनम 57 के साथ we are placing 14 more elements here starting with cerium 58 going up to lutetium 71 और जिनको आप देखोगे कि पीरियोडिक टेबल के नीचे सेपरेटली एज अ सीरीज एक्सपांड करके लिखा जाता है। इस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को लैंथेनाइड्स कहते हैं। बट इसकी पीरियोडिक पोजीशन ग्रुप 3 6 पीरियड है। तो 6 पीरियड में नॉर्मल 18 एलिमेंट्स हो गए, 8 + 10 काउंटिंग था और ये वाले 14 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो गए। एंड देन योर 6 पीरियड विल हैव द काउंटिंग एज नॉर्मल के 8, ट्रांजिशन के 10 और लैंथेनाइड्स के 14 एंड ऑल टुगेदर योर 6 पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स। And exactly same thing is happening below lanthanum. There is actinum here, actinum 89 here. And along with actinum 89, okay, there are 14 more elements placed here. Starting with thorium 90, going up to lawrencium 103. और क्योंकि ये एक पोजीशन पे 14 एलिमेंट्स दिए हैं, इसको भी नीचे एक्सपांड करके पीरियोडिक टेबल में दिखाया जाता है। इस सीरीज को कहते हैं एक्टिनाइन्स। पर इसकी पीरियोडिक पोजीशन होगी ग्रुप 3b 7 पीरियड। तो अगेन योर 7 पीरियड, हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर हैविंग? नॉर्मल के 8, ट्रांजिशन के 10 और actinides के 14 and the total counting of the elements present in 7 period is 32. So your first is 2, then 8 8, then 18 18 and 32 32. ये जो numbers है इनको matching numbers कहते हैं। You remember these numbers, then we can remember the atomic number of elements in any family. See here, helium is 2, I add 8, I get the atomic number next here. 10 plus 8, 18, 18 plus 18, 36, plus 18, 54, plus 32, 86, plus 32, 118. And you check this in any family, it works for any family. Can you explain this again? Just go on adding these numbers to the atomic number and you will get the atomic number of the next element in any family. तो आप किसी भी फैमिली के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आसानी से लिख सकते हो। So you remember these numbers, they are called as matching numbers. Your first period is shortest, second and third is short, third and fourth and fifth is long, and sixth and seventh is longest. ये छोड़ के ये जो ग्रुप 13 है, this is called as boron family. So your boron family has boron, aluminium, then there is gallium, indium,
thallium, and here 113. So see, I've changed the color. Right now it's okay, you don't remember them. The next family is your carbon family. Which has carbon, silicon. Then here there is germanium, tin, lead, and 114. Then is your nitrogen family, also called as Nictogen. The spelling is P-N-I-C-T-O-G-E-N. This is Nictogen or nitrogen family, which is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, and 115. And next is oxygen family, also called as chalcogen family, which is oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and 116. And then halogen and inert gas. मैम ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं? Chalcogen. बोला ये छोड़ के यहाँ पे जिंक के नीचे आता है कैडमियम 48, मर्क्यूरी 80, यहाँ पे कॉपरनीशियम 112. निकेल फैमिली में देयर इज पैलेडियम 46, platinum 78 and 110 here. मैम वो नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलते हैं? निक्टोजन कहते हैं, निक्टोजन, बट स्पेलिंग में पी है, PNI. कोबाल्ट के फैमिली में है कोबाल्ट, रोडियम हियर 45 and iridium here 77, and this is 109. आयन फैमिली में आता है रुथेनियम एंड ऑस्मियम. So see, I've changed the color, don't take stress. And then 108. Manganese के नीचे है technetium. This is the first man-made element, technetium. और technetium के नीचे है rhenium, symbol Re. Chromium family, there is molybdenum here, and then there is tungsten here, the metal with highest melting point. Vanadium के नीचे है niobium and thallium. And here will be 107. इनके names मैं सिखा दूंगी अगले lecture. एक technique है. और titanium family में zirconium 40, hafnium 72, and here is rutherfordium 104. So periodic table is full. Ma'am, in 81 it is TNI, both are capital, right? Which number? 81. It is TL, T capital, L small, thallium. Okay, ma'am. Ma'am, can you name the 14th group again? Carbon, silicon, germanium, tin, SNO, PB, and 114. Name of the 14th group.
कार्बन फैमिली राइट? हाँ, कार्बन फैमिली. मैम Hg क्या है वो? Hg के बाद ऊपर नंबर क्या है उसका? 18. बेटा नंबर तो आप खुद से लिख सकते हो. मैंने 18 लिखा बट ये 80 है. अगर बाजू का 79 है, आगे का 81 है, तो ये हाँ 80 वही मैं होगा. 18. हाँ भाई. मैम ये फोर्थ ग्रुप का ये थर्ड एलिमेंट क्या है मैम? दिख रहा नहीं सही से. फोर्थ ग्रुप का थर्ड एलिमेंट हाफनियम HF72. 6 period to talk about, right? यस मैम. मैम क्या है मैम? क्या एक बार और बोलना प्लीज. HCA. HF हाफनियम. ओके मैम, थैंक यू मैम. मैम 7th पीरियड का थर्ड ग्रुप में क्या है वो एलिमेंट? ये एक्टिनम 89 है, AC89. और उसी के साथ और 14 एलिमेंट्स है. थोरियम 92, लॉरेंशियम 103. अच्छा, थैंक यू. टोटली 15 एलिमेंट्स है. And placing 15 elements here and here is a drawback of this table. हर एलिमेंट को अलग से जगह देनी चाहिए, है ना? हाँ मैम. But placing 15 elements like this is a drawback, is a limitation of this periodic table. यस मैम. मैम द 75th एलिमेंट क्या है? रेनियम. वो आ रही है ना? हाँ आ रही है. थैंक्स. So atomic number 75 is Re. The name of the element is rhenium. हो गया क्या? आगे बढ़ू? हाँ 1 मिनट. ओके.
elements periodic table. So that's the book one, but there are more elements which have 128, right? See, the elements जो डिस्कवर होते हैं उसको IUPAC से recognition मिलना चाहिए. तो इन 124 तक submitted to IUPAC है. Now see, when they will recognize and give place to the elements after 119, they will have to modify the table. इसमें एक period introduce करना पड़ेगा. Yes, ma'am. So all that announcement we await from IUPAC. So definitely there are elements discovered beyond 118, but IUPAC has not positioned them in the periodic table. Ma'am, the latest modern periodic table has 8 periods with 127 elements. बेटा हम लेटेस्ट पढ़ेंगे ही नहीं, हमको हमारे करिकुलम का पढ़ना है बेटा. लेटेस्ट जो तुम बोल रहे हो ना वो ये है ही नहीं, ये पैटर्न है नहीं. अगर लेटेस्ट ये ड्रॉबैक्स निकाल के पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो स्पाइडर वेब जैसा सर्कुलर है. तू जो लेटेस्ट बोल रही है ना वो लेटेस्ट मतलब इसी को 8 पीरियड डाल के किसी ने लिख दिया है, वो नहीं. ये तो मोस्ले का था. इसके आगे बहुत सारे टेबल बने. ये टेबल्स में ड्रॉबैक है, एक एक प्लेस में ये 15-15 एलिमेंट्स डाले हैं. So has somebody worked on that? Answer is yes. Somebody has made a like a spider web periodic table जो सर्कुलर पैटर्न में जाता है, जिसमें ग्रुप भी बनते हैं, पीरियड भी बनते हैं, और जिसमें ये ड्रॉबैक नहीं है. तो हम कोई लेटेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं. 113 में मोस्ले ने दिया गया हुआ पीरियोडिक टेबल बता रही हूँ जो हमको 11+12 करिकुलम में है, और हमारे सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, तो हमको इसी को लर्न करना है. यस मैम. किसी भी टॉपिक में साइंस में अभी पढ़ रहे हो तो कोई भी टॉपिक जो हम सिखा रहे हैं उसका लेटेस्ट कुछ बहुत अलग होता है बेटा, बट वो लेटेस्ट तुम्हारे 11th और 12th करिकुलम में इंक्लूड नहीं होता. दिक्कत उधर है. और कभी कभी लेटेस्ट समझने के लिए जो नॉलेज चाहिए ना वो भी हमारे पास नहीं होता. तो अभी आप इसी से चलोगे, फिर कुछ चीजें आपको ग्रेजुएशन में सिखाई जाएंगी, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में सिखाई जाएंगी, और जब भी आप रिसर्च करोगे ना तभी आप लेटेस्ट हैंडल करोगे. तो पढ़ाई में इतना टाइम आपको 10th के बाद देना पड़ेगा. अगर लेटेस्ट पढ़ना है तो कम से कम ये 2 साल, फिर ग्रेजुएशन के 4 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के और 2 साल. इसके आगे 8 साल पढ़ोगे तो जो लेटेस्ट है उस पे काम करोगे. ये होता है. तो अभी कोई लेटेस्ट नहीं है, हम 100 साल पुरानी चीजें ही पढ़ेंगे. Most of our 11+12 textbooks, what we are learning, even in physics, even in chemistry, all is something 100-125 years old. Nothing latest for us. ये फैक्ट है. तो समझ में आया ये टेबल? यस मैम. तो अभी कुछ थोड़ा सा काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला थोड़ा सा, एंड आई विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट लेक्चर. तो यहाँ पे आपको लिथियम 3 दिख रहा है. सो आई एम क्लियरिंग दिस. आई नीड सम स्पेस हियर ऑन द टेबल. तो आपको अगले पेज पे चले जाओ. ये पेज ऐसे ही रहने दो. ये ड्रॉ किया है वो, इस पे अभी कुछ नहीं करना. इस पे जो भी काम करना है इसके आगे करेंगे अगले लेक्चर में. So I just want you to write electronic configuration of lithium 3 and sodium 11 in the 1s2s pattern taught to you. Can you do this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो आपका लिथियम Yes, हो ma'am. जाता है 1s2 2s1, हाँ आ रहा है ना सबको लिखने। और आपका सोडियम होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, हाँ मैम। है ना। ऐसे करके इस फैमिली के सारे एलिमेंट्स का जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पोटेशियम विल एंड विद 4s1, रुबिडियम विल एंड विद 5s1, cesium will end with 6s1, francium will end with 7s1. तो ये पूरे फैमिली का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1. दिस इज अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लिख के देखना घर में आराम से। So if I know an element is there in first day group, I know its valence shell electronic configuration. N is the period. तो अगर वो 5th पीरियड में है तो उसके लास्ट शेल में 5s1 है, और 6 में है तो वो 7s1 है, और 7th में है तो वो 7s1 है। So every family there is a particular electronic configuration. All the elements have a fixed valence shell electronic configuration. So this family's general electronic configuration is NS1. And then you can try beryllium and magnesium. तो जो बेरिलियम होगा वो 1s2 2s2 है, और जो मैग्नीशियम है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 है। तो ये फैमिली में सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में NS2 होंगे। So without writing, I will say that strontium is going to be 5s2, barium will be 6s2, and radium will be 7s2. So this family is NS2. And now what I'm showing is classification of these elements, which I start today, we continue next lecture. तो अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बता रही हूँ based on electronic configuration. These two families, which are on extremely left hand side of the periodic table, are called as S block elements. So periodic position of S block element is on extremely left hand side. इसमें आपका group 1 and 2 है, or you can write group 1A and 2A. These are highly reactive metals. 12 metals are included in S block. Highly reactive metals are here. And they have a general electronic configuration NS1 to 2. So what is the whole meaning of S block? S block means these are the elements where the last electron is entering in S subshell. हम इसमें हाइड्रोजन और हीलियम भी आएंगे इस ब्लॉक में। बेटा क्या हाइड्रोजन फर्स्ट डे और सेकेंड डे में है, हीलियम फर्स्ट डे और सेकेंड डे में दिख रहा है तेरे को? अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ हाइड्रोजन फर्स्ट डे और सेकेंड डे, ये ग्रुप 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 पीरियड नहीं, ग्रुप की बात कर रही हूँ। So S block has lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. This 6 plus beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. This 6. They are 12 metal. तेरा हीलियम तो इधर है बेटा, वो कैसे आएगा S block में? हाँ मैम समझा। बट हीलियम का भी S2 में खत्म होता है ना, और हाइड्रोजन का S1 में होता है। तो हाँ 1s2 होता है हीलियम का। हाँ 1s2 होता है, और हाइड्रोजन 1s1 है, but they are not included, only these two families. हाइड्रोजन की पोजीशन यूनिक है बेटा। हाइड्रोजन नाम का एक अलग चैप्टर है, इतना उसमें डिस्कशन है। So only 1A and 2A is your S block metals. ओके मैम।
जो भी एलिमेंट 1A और 2A में दिख रहा है वो आपके एस ब्लॉक मेटल्स है, और जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 to 2. Is it clear? So I will teach more about further classification in the next lecture. और मुझे आपको एक वीडियो शेयर करना है मोल कंसेप्ट का, सिंगल चॉइस वाला, राइट? यस मैम। एडवांस में सिंगल चॉइस का एक ब्लू हाउस में ग्रुप डिस्कशन का वीडियो है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना, आई विल डिस्कस द डाउट्स, कोई बात नहीं। वैसे अभी किसी किसी के डाउट्स अलग से लग भी रहे हैं, तो आपका डाउट लग गया तो उसमें डिस्कस होगा या अगले लेक्चर करेंगे, कोई प्रॉब्लम ओके ठीक है। बट पिछले एक लेक्चर से ज्यादा हम टाइम सिर्फ डाउट्स कर रहे थे, इसके लिए मैंने सोचा आज थोड़ा तो पढ़ा दूं, थोड़ा तो आगे पढ़े हम। तो पीरियोडिक में आगे बढ़ गए हम, ये करते करते आपके मोल्स के डाउट्स हम करते रहेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। सो बाय एवरीबॉडी बेटा, बाय मैम, थैंक यू मैम। आज एक असाइनमेंट जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट आपको सिखाया ना, उसमें एक पीरियोडिक की असाइनमेंट आ जाएगी, और मैं पीरियोडिक का मॉड्यूल भी आपके ग्रुप में आज शेयर कर दूंगी। यू डोंट हैव पीरियोडिक मॉड्यूल, राइट? नो मैम। नो मैम। So I will share periodic module with you. Okay. Yes ma'am. I will share one assignment also with you. Okay ma'am. Okay ma'am. इसके असाइनमेंट में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, वो तो कुछ सॉल्व नहीं करना है ना, टिक करना है। 5 मिनट का काम होगा इसकी असाइनमेंट। ओके मैम। ओके मैम। मोल का बुकलेट नहीं हुआ है, करते रहना। देखो अभी पीरियोडिक में कुछ सीरियस काम नहीं है आपके पास, तो आप मोल खत्म कर दो। एवरीबडी मस्ट फिनिश द बुकलेट ऑफ मोल, as hardly any work will be there of the next topic initially. Okay ma'am. मोल सब खत्म करने पे लग जाओ ये वीक में, क्योंकि पीरियोडिक का ज्यादा काम नहीं है आपको, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय एवरीबडी, टेक केयर, बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। मैम ये वीक टेस्ट है। हाँ बेटा, आपकी टेस्ट है ना मोल कंसेप्ट की, 20 प्रॉब्लम्स +4 -1। कभी होएगा? तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू डू बुकलेट मोल कंसेप्ट का ना, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको टेस्ट हम की। नॉन इंटीग्रेटेड वालों का मैम, नॉन इंटीग्रेटेड वालों का क्या करना है? नहीं वही उन लोग का भी है। नहीं पता बेटा, आपके ग्रुप में हर एक ग्रुप में अलग अलग टेस्ट के डेट्स डाले हैं, सो आई एम नॉट अवेयर। हम लोग के टाइम टेबल में नहीं है, मतलब नहीं ना। तो आप चाहिए तो सर से, GYCH सर से पूछ सकते हो आपकी टेस्ट की डेट। ओके। या इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड एंड पुट इन द टाइम टेबल। टाइम टेबल में डाल के आ रहा है जिसका भी है वो। ओके। तो नहीं है तो कभी है पूछना है तो यू कैन प्लीज टॉक टू GYCH सर, ही विल इन्फॉर्म यू व्हेन योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड। ओके। ओके, एक सब्जेक्ट का ही हो रहा है मैम एक टाइम पे अभी। क्या बोल रहा है? एक चैप्टर का ही हो रहा है अभी एक टेस्ट। हाँ, ये टॉपिक वाइज टेस्ट है ना बेटा, TWT। एक टॉपिक हो गया, उसकी टेस्ट कर रहे हैं। ओके मैम। बाकी मेजर टेस्ट वगैरह तो होते रहेंगे, बट टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेने चाहिए ना आपके। ओके मैम। तो जो टॉपिक खत्म हुए हैं उसके TWT चल रहे हैं। ओके मैम। मेजर टेस्ट तो होता रहेगा, वो तो अलग बात है, ये अलग चीज। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। बाय मैम। मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय।